तो चलिए अब रुक करेंगे हमारी खास पेशकश रिपोर्टर्स लाइव का। हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से, ईशा चंडीगढ़ से, अजहर हुसैन जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं। अजहर, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, आज का दिन बहुत खास है, क्या क्या आज बड़ी सौगात जम्मू को मिलने वाली है? देखिए, वाकई तौर पे अगर हम जम्मू कश्मीर के आज की डेट की बात करें, जब हम लगातार हम देख रहे थे कि जब गणतंत्र दिवस होता था या स्वतंत्रता दिवस होता था, तो वाकई तौर पे वहां पे एक लफ्ज जो हम कहते थे कि वाकई तौर पे आज हमें गर्व है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए ये 6 जून जो है वाकई तौर पे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरे अवाम के लिए एक गर्व का दिन और हिस्टोरिक दिन आज के दिन का बताया जाएगा। आपको बता दूं कि ये जो ब्रिज है, दुनिया का सबसे लंबा और बड़ा ब्रिज, ये जो रेलवे ब्रिज है अभी बनके तैयार हुआ है, जो चिनाब वैली में अभी खड़ा है। तो इससे पहले आपको मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं। महाराजा हरि सिंह आज से 127 यानी आज से 127 साल पहले महाराजा हरि सिंह ने ब्रिटिश के साथ में ये एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था कि जो है कश्मीर को जम्मू के साथ या दिल्ली के साथ इसको ट्रेन की सर्विस जो है यहाँ पे वो उपलब्ध करवाई जाएगी। लेकिन उसके बाद में एक डॉक्यूमेंट बना 127 साल पुराना, लेकिन फिर बाधाएं आई, फिर काफी सारे जो है कठिनाइयां आई उसके बाद में, और वो जो सपना था वो सपना ही रह गया था। लेकिन बिल आखिर जो है आज वाकई तौर पे जम्मू कश्मीर के लिए एक तवारीख, एक हिस्टोरिकल डे है, जिसमें ये सपना जो है बनके तैयार हुआ। अभी थोड़ी देर के बाद जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है नरेंद्र मोदी जी अभी कटरा में हरी झंडी वंदे मातरम ट्रेन को देंगे, और जो कटरा से होते हुए बारामूला तक ये ट्रेन चलेगी। और कहीं ना कहीं इस ट्रेन की अहमियत ये है कि अगर कहीं पे भी अगर हम जो है बाधाएं आती है, नेशनल हाईवे 44 में अक्सर व बेशतर हम देखते थे जो एक लोता रास्ता था श्रीनगर को जो है कश्मीर जम्मू के साथ या श्रीनगर को दिल्ली के साथ जो कनेक्ट करता था, एक लोता रास्ता था NH 44, जिसको काफी सारे बाधाएं रास्ते में आती थी। मामूली सी बारिश होती थी या बर्फबारी की वजह से अक्सर व बेशतर वो बंद रहती थी, लेकिन वहां पे भी उस पे भी कई सालों से जो है काम चल रहा है। हालांकि उसको भी एक्सप्रेस रोड के तौर पे अभी आज की डेट में उस पे भी काम जारी है। 2019 के बाद में उसको भी काफी सारे जगहों पे जो है टनल्स के जरिए उसको भी जो है फ्लो किया गया है। लेकिन उसके बाद में हम रेलवे प्रोजेक्ट के पास आते हैं, लेकिन हर हमेशा जब भी कोई सरकार आती थी उसका यही पहले लक्ष्य रहता था कि जो है श्रीनगर को जो है दिल्ली के साथ मिलाया जाएगा वाया रेल के जरिए। लेकिन हिमालय के जो विशाल पहाड़ है उनके बीच में जो है इस ट्रेन को ले जाना एक चुनौती थी, न कि सरकार के लिए बल्कि जो इंजीनियर्स है उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है। आज की डेट में जब ये ट्रेन जब चलेगी, ये हिमालयों के उन विशाल पहाड़ों से चीरते हुए बिल्कुल जो जम्मू से होते हुए या कटरा से होते हुए बिल्कुल वो श्रीनगर और बारामूला तक पहुंचाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा गिफ्ट, बड़ा इस साल का पूरे जो काफी बरसों से एक सपना था वो साकार होने जा रहा है कश्मीर के लिए। वाकई तौर पे जिसे हम यहाँ के आज की इस बड़े त्योहार में, जो कल एक बड़ा त्योहार है ईद का दिन, तो ईद का एक गिफ्ट जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जानिब से ये गिफ्ट जो है वो दिया जा रहा है। तो इसके बाद में वो जो है पहले हरी झंडी देंगे, और उसके बाद में चिनाब वैली में जो अभी ये बड़ा ब्रिज बना है उसका भी निरीक्षण करेंगे, और वहां पे भी जो है इंजीनियर्स के साथ, वर्कर्स के साथ उनका मनोबल बढ़ाने के लिए वहां पे उनसे मुलाकात होंगे, और उसके बाद में एक अवामी रैली से खिताब करेंगे। लेकिन इसमें यह खास बात है ना कि यहाँ पे रुकने वाला है जो है नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे नहीं रुकने वाले, बल्कि अवामी रैली से खिताब करने में यह भी आशंका लगाई जा रही है कि 46,000 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट वो जम्मू कश्मीर के लिए नाम कर देगा। जिस तरीके से हम पहले ही कह रहे थे कि जब भी वालिद कश्मीर होंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो क्या सौगात रहेगी, तो यही सौगात है जिसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स है, जिसमें काफी सारे जो हाईवेज है उनका निर्माण किया जाएगा, उनका उद्घाटन किया जाएगा। NH 44 ये विरोधियों के लिए भी एक जवाब है अजहर, और उन लोगों के लिए भी जो घाटी में अमन, शांति, चैन नहीं बसने देना चाहते थे कि अब घाटी बदल चुकी है, घाटी का रुख बदल चुका है, घाटी की फिजा बदल चुकी है। हमारे साथ अन्य सहयोगी भी हैं, उनका रुख भी करेंगे। राघवेंद्र, आज उत्तर प्रदेश में क्या खास रहने वाला है? बिल्कुल चारुल, उत्तर प्रदेश की बात करें तो कल अयोध्या का कार्यक्रम होने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। आज गोरखनाथ मंदिर परिसर में वो छोटे बच्चों से मिले जो ताइक्वांडो के बच्चे थे। उन बच्चों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी। सीएम के तरफ से उनको चॉकलेट भेंट किया गया।
वहीं गौ सेवा करते हुए गायों के बच्चों को गुड़ खिलाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ देखे गए। इसके साथ ही उन्होंने हर बार की तरह जब भी गोरखपुर में रहते हैं तो गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दरबार लगाते हैं, तो उन्होंने जनता दरबार लगाई और जो भी जनता आई हुई थी अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को लेकर उन परेशानियों को सुना और उनके निस्तारण के लिए उच्च अधिकारियों को निर्देश जारी किए। वहीं जो गोरखपुर में सूरजकुंड वार्ड है, उस सूरजकुंड वार्ड में आज कल्याण मंडप का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जा रहा है, जो अभी से कुछ देर बाद 11 बजे के आसपास में उसका लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। वहीं लखनऊ की बात कर लें तो एक दिन पहले जिस तरह से दीपक वर्मा द्वारा 2.5 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की गई थी, पुलिस ने उसको एनकाउंटर पे मार गिराया है सीसीटीवी फुटेज के आधार पे। इसके अलावा अगर नेता विपक्ष की बात करें तो जिस तरह से मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है, आज वो शिवाजी के राज्याभिषेक के दिन एक बड़ा कार्यक्रम अपने पार्टी कार्यालय पे आयोजित कर रही है, जहां पे अखिलेश यादव जो सपा सुप्रीमो है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और जो एक संसद भवन में सांगोल रखी गई थी, उस छड़ी को लेकर समाजवादी पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर होती दिख रही है और उसका कहना है कि राजाओं की छड़ी से शासन नहीं चलेगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पीडीए को अपनी तरफ खींचने का प्रयास सांगौल के माध्यम से भी समाजवादी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। वहीं जिस तरह से कल अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चला तो कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि जो पहला प्राण प्रतिष्ठा हुआ था वो राजनीतिक था, चुनावी फायदे के लिए था, क्योंकि अब दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। इसके अलावा हम बात कर लें तो 23,000 पुलिस भर्ती में आरक्षी पदों पर 23,000 की वैकेंसी आने वाली है, ये पुलिस विभाग के तरफ से जानकारी दी गई है। इसके अलावा कल चूंकि ईद का त्यौहार है तो इसको ध्यान में रखते हुए पूरे डीजीपी ने भी आदेश निर्गत किए हैं कि अफवाह फैलाने वालों पे कार्रवाई हो और जो भी कुर्बानियां हो वो खुले में न हो और सारी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है ताकि ईद का त्यौहार जो भी मुस्लिम कौम है वो आसानी से मना सके और उनके त्यौहार में कहीं से कोई बाधा न आए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरे प्रदेश में ईद का त्यौहार कायदे से मने, इसके लिए पुलिस महकमा पूरी तरह से अपनी तैयारी किए हुए है और उसका स्पष्ट कहना है कि कुर्बानी खुले में न दी जाए, लेकिन मुस्लिम वर्ग को कहीं से त्यौहार मनाने में कोई बाधा न आए, इसका भी ध्यान आम नागरिकों को रखना पड़ेगा। तो पुलिस की पूरी तरह से तैयारी इस मामले में दिख रही है। जी चारू। ठीक है, ईशा भी हमारे साथ हैं। ईशा, चंडीगढ़ में आज क्या खास रहने वाला है? देखिए, अगर हम पंजाब के लिहाज से बात करें तो आज ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी है और ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर केंद्रीय एजेंसियां भी पूरी तरीके से सतर्क हो चुकी हैं। भिंडरावाले की अगर बात करें, झरनेश सिंह भिंडरावाले की उनकी पुण्यतिथि है और इसको लेकर ही ऑपरेशन ब्लू स्टार की ये बरसी बनाई जा रही है। ये 41वीं बरसी है जिसमें जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उन्हें इस तरीके के इनपुट मिले हैं कि पाकिस्तान खालिस्तानी समर्थकों के माध्यम से और देश विरोधी ताकतों के माध्यम से कहीं ना कहीं पंजाब में अशांति फैलाने की फिराक में है और ऑपरेशन ब्लू स्टार के जरिए जो बरसी इस वक्त बनाई जा रही है गोल्डन टेम्पल में, वहां पर अशांति फैलाई जा सकती है। फिलहाल अगर हम पुलिस की बात करें तो पूरी छावनी में वहां पे तब्दील कर दिया गया है। कड़े सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात गोल्डन टेम्पल के परिसर और आसपास कर दिया गया है और केंद्रीय जो एजेंसियां हैं वो भी पूरी तरीके तरह से सतर्क है। इसके अलावा आज ही 2 युवकों की गिरफ्तारी भी अमृतसर से हुई है। पाकिस्तान के जरिए वो हथियार की तस्करी यहाँ पर करते हुए पकड़े गए हैं और जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उन्हें इस बात के भी इनपुट मिले हैं। NIA की अगर बात करें तो और साथ ही पुलिस की बात करें, पंजाब पुलिस की उनके पास जो इनपुट मिले हैं उसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि जो पंजाब के युवा हैं उनके ज़रिए कहीं ना कहीं अशांति फैलाने की फिराक में यहाँ पर ISI है और पाकिस्तानी के जो सेना है वो इस फिराक में है, आतंकी संगठन भी पाकिस्तान के। तो ऐसे में जो यहाँ के युवा हैं उन्हें पैसों के दम पर जो टारगेट किलिंग है उसके लिए यहाँ पर कहा गया है और टारगेट किलिंग को अंजाम ये युवक देना चाहते हैं। तो धरपकड़ लगातार जारी है और आने वाले दिनों में और भी धरपकड़ यहाँ पर की जा रही है। सोशल मीडिया अकाउंट्स की तो मॉनिटरिंग की ही जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो
तस्कर हैं, चाहे ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी हो रही हो या नशे की, उनकी भी गिरफ्तारी लगातार की जा रही है और जासूसों की भी लगातार की जा रही है। इसके अलावा देखिए, अगर हम पंजाब के लिहाज से ही बात करें तो लुधियाना विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार लगातार यहाँ पर जारी है। आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज है पंजाब में, और स्टार प्रचारकों की जो सूची भी जारी की गई है उसमें आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को स्टार प्रचारक बनाया गया है। वो भी 40 जो नाम यहाँ पर घोषित किए गए हैं प्रचारकों के, उसमें वो शामिल हैं और प्रचार करते हुए सुनीता केजरीवाल भी नजर आएगी। और आम आदमी पार्टी पर इसलिए भी नजर है लुधियाना पश्चिमी विधानसभा उपचुनाव में, क्योंकि यहाँ पर देखिए उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को आम आदमी पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर 23 तारीख को जो नतीजे आएंगे इस विधानसभा उपचुनाव के, अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है ये चुनाव, तो राज्यसभा के लिए कौन जाएंगे? आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल या सुनीता केजरीवाल या फिर कोई अन्य? यही वजह है कि जो लुधियाना पश्चिमी विधानसभा उपचुनाव हैं उसको लेकर सरगर्मियां तेज हैं और सभी की नजरें इस विधानसभा उपचुनाव पर भी टिकी हुई है। इसके अलावा देखिए, अगर बात करें हम शिवराज सिंह चौहान की, तो केंद्रीय कृषि मंत्री आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं और आप उससे पहले पंजाब दौरे पर थे और किसानों के साथ उन्होंने मुलाकात की। और जिस तरीके से सिंधु जल संधि को स्थगित किया गया है और उनका कहना है कि अब इसे रद्द किया जाएगा, और पंजाब और हरियाणा के बीच में हमेशा से ही लंबे समय से पानी पर विवाद रहा है, तो कृषि मंत्री का ये भी कहना है कि जो जल संधि सिंधु जल संधि रद्द की जाएगी उससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को पानी मुहैया करवाया जाएगा और किसानों की जो किल्लत है पानी की उसे कहीं ना कहीं पूरा करने की पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी। तो ये तमाम ये बड़ी खबरें हैं। और इसके अलावा हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बीते कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की। चर्चाएं देखिए, क्योंकि इस सप्ताह माफ कीजिए इसी माह कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। नाम कई यहाँ पर चल रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर का भी चल रहा है, साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान का भी। लेकिन हरियाणा और पंजाब के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर हरियाणा में भी बीजेपी अध्यक्ष को बदला जाएगा और साथ ही साथ पंजाब में भी बीजेपी अध्यक्ष को बदला जाना है। तो ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ जो तब्दीलियां हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो पंजाब और हरियाणा दोनों में ही देखने को मिलेगी। और इसी के चलते जो चाहे हरियाणा के नेताओं की बात करें बीजेपी की या पंजाब के बीजेपी नेताओं की, लॉबिंग अभी से ही जारी हो चुकी है और लगातार दिल्ली उनकी तरफ से रुख किया जा रहा है। जी ठीक है, हम अजहर हुसैन आपके पास वापस आते हैं। अजहर, आज जिस तरह से एक बड़ी सौगात जम्मू को मिलने वाली है, चाहे हम बात कर ले वंदे भारत ट्रेन की जो कटरा से श्रीनगर जाएगी, इसके साथ साथ चिनाब ब्रिज जो कि सबसे ऊंचा ब्रिज है, केबल ब्रिज, ये सब कुछ एक बड़ी सौगात है। यहाँ से विपक्ष को क्या संदेश मोदी सरकार देना चाहती है? क्योंकि ये मोदी सरकार का तो ड्रीम था ही प्रधानमंत्री का, लेकिन वहां की जनता का भी ड्रीम था। कनेक्टिविटी को लेकर जो सवाल उठते थे, अब वो सवाल जो हैं वो आज ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का और उसके बाद जो सौगात जम्मू को मिलने वाली है, उन तमाम सवालों को जवाब मिल जाएगा। देखिए, अगर हम आम लोगों की बात करें, आम लोग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। वो इस प्रकार से, क्योंकि अक्सर और बेशतर जिस तरीके से मैं अभी तस्करा कर रहा था NH-44 को, जो हम हमेशा जो है सुर्खियों में रहता था, उसमें बाधाएं रहती थी, जिसमें यहाँ पे मेन जो यहाँ का किसान जो था वो काफी प्रभावित होता था, या डेली रूटीन में जो बिजनेस करता था वो भी काफी प्रभावित होता था, क्योंकि अक्सर और बेशतर ये हाईवे जो है मौसम की मार की वजह से ये अक्सर और बेशतर बंद ही रहता था। लेकिन इस ट्रेन के माध्यम से वो अपना बिजनेस या अपना फ्रूट जो है वक्त पे और टाइम पे उस मंडी तक पहुंचा सकता है, जहां पे उसको पूरी तरीके से भाव मिले या बाकी चीजें मिले। जहां तक हमने देखा कि लगातार जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है वो कल से लगातार जो है इसी कटरा में थे और कल से ही वो वहां पे थे और उन्होंने पूरी तरीके से वहां पे जायजा लिया, इस प्रोजेक्ट का जायजा लिया। और उनके साथ साथ जो है LG मनोज सिन्हा है, डॉक्टर जितेंद्र थे, उन्होंने पूरी तरीके से इस पे नजर डाली। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी खबर यह है जो जम्मू कश्मीर से है कि ऑपरेशन शिवा जो है वो शुरू होने जा रहा है। ऑपरेशन शिवा जो कि दरअसल जो अमरनाथ यात्रा 2025 जो कि जुलाई 3 से 9 अगस्त तक जो चलेगी, और इस दौरान जो है ऑपरेशन शिवा जो है वो इंतजामिया की जानिब से और सेंटर की जानिब से चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर तो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन ऑपरेशन शिवा यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है और ये
ये जो ऑपरेशन शिवा जो है इसमें तकरीबन 581 यानी 581 जो मजीद जो फोर्सेस की कंपनियां हैं उनको तैनात किया गया है। उनमें तकरीबन जो है 42,000 जो जवान है उनकी तैनाती अमल में लाई गई है। और ये जो सिक्योरिटी पॉइंट है जहां से जम्मू कश्मीर स्टार्ट होता है यानी बेस पॉइंट जो लखनपुर से होते हुए फिर जम्मू के यात्रा भवन से होते हुए नेशनल हाईवे 44 से होते हुए ये कश्मीर घाटी में पहुंच जाएगी। लगातार जो बेस पॉइंट जो टारगेट पॉइंट या लखनपुर से लेके अमरनाथ यात्रा की गुफा तक जो है 3 लेयर सिक्योरिटी जो है वो रखी गई है। और इसके साथ साथ जो है ड्रोन के साथ साथ जो बाकी जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से ये पूरी यात्रा जो है अंजाम दी जाएगी। कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि हिस्ट्री में अगर हम देखें इससे पहले 1991 में एक बार फिर ये जो यात्रा थी प्रभावित हुई थी, जिसको लेके यहाँ का जो जिस तरीके से पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद में यहाँ का जो टूरिज्म है वो प्रभावित हुआ था। इसी तरीके से 1991 में भी इसी प्रकार की स्थिति पैदा हुई थी। लेकिन उसके बाद में वाहिद एक यही यात्रा थी जिसने धीरे धीरे कश्मीर के इस बिजनेस को इस इकोनॉमी को बूस्ट किया है। अभी आशंका ये लगाई जा रही है कि 2025 के इस यात्रा में लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु आएंगे और कहीं ना कहीं वो फिर जब वापस जाएंगे अपने क्षेत्र के और वो एक मैसेज देंगे पूरे इंडिया को, ना कि इंडिया को, बिल्कुल पूरी दुनिया को वो मैसेज देंगे कि वाकई तौर पे जो भारतीय सेना है, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो सक्षम है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में और किसी भी सिचुएशन को टैकल करने में वो सक्षम है। तो इसी तरीके से जब ये यात्रा जो है संपन्नपूर्ण से अंजाम दी जाएगी और कहीं ना कहीं ये आशंका लगाई जा रही है जिस तरीके से अभी सिचुएशन है पहलगाम बैसरन जो एपिसोड हुआ है उसके बाद में जो पूरी घाटी का सिचुएशन है वो इससे बदल सकती है। तो ये आशंका लगाई जा रही है और इसका जो नाम अभी रखा गया है वो ऑपरेशन शिवा के नाम से। जहां तक इस रेलवे प्रोजेक्ट का ताल्लुक है, जिस तरीके से मैंने पहले ही तज़किरा किया कि ये जो है आज से 127 यानी 127 साल पुराना एक ख्वाब था जो महाराजा हरि सिंह के वक्त में जब ब्रिटिश क्या अंग्रेजों की हुकूमत थी तब से ये ख्वाब था। और तब से लेके कितने साल गुजर गए, कितनी हुकूमतें आई, कितनी वादे किए गए, लेकिन तब से लेके अभी तक ये जो सपना था एक सपना ही था। वाकई लेकिन आज ये सपना जो है वो पूरा होने वाला है और इसीलिए न सिर्फ ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है बल्कि आम जनता के लिए भी बड़ी सौगात है। फिलहाल बहुत शुक्रिया राघवेंद्र, ईशा और अजहर आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 पर हमारा खास सेगमेंट रिपोर्टर्स लाइव। तमाम सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं। फिलहाल हमारे साथ उपेंद्र सिंह जुड़े हैं देहरादून से। उपेंद्र, आज उत्तराखंड में क्या खास रहने वाला है? देखिए चारू, जिस तरीके से जो उत्तराखंड की अगर बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के से जो बड़ी खबर है, जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ जिस तरीके से दिल्ली में पार्टी हाईकमान ने बैठक की है, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की नेतृत्व में जिस तरीके से जो बैठक हुई है, तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित तमाम जो बड़े नेता हैं उनके साथ जिस तरीके से जो बैठकें हुई है, उन्होंने साफ तौर पर राहुल गांधी की ओर से ये कहा गया है कि 2027 की तैयारियों में जो है तमाम जो लोग पार्टी के तमाम जो लोग हैं वो जुटे हैं और तमाम नए नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने की जो है वो कोशिश की जाए। क्योंकि जिस तरीके से स्थिति उत्तराखंड की अगर बात की जाए कांग्रेस की, उसमें जिस तरीके से पिछले 10 सालों से जिस तरीके से सत्ता से बाहर जो है वो कांग्रेस है और जिस तरीके की स्थिति उत्तराखंड में है कि सत्ता के में जो है कांग्रेस नहीं उभर पा रही है और साथ ही साथ जिस तरीके से जो गुटबाजी कांग्रेस के अंदर जो है हर एक चुनाव में जिस तरीके से देखने को मिली है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव में हो, इस तरीके की गुटबाजी जिस तरीके की स्थिति बन रही थी, उसी के तहत जो है ये देखा गया है कि कांग्रेस सत्ता से बाहर होती हुई दिखाई दी। इसी को लेकर जो है राहुल गांधी ने जिस तरीके से साफ तौर पर यह हिदायत दी है कि कोई भी पार्टी से ऊपर जिस तरीके से जो बयानबाजी कोई भी कार्यकर्ता या नेता जो है वो करता हुआ दिखाई देगा, उस पर जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है पार्टी हाईकमान की ओर से जो है वो की जाएगी।
और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि तमाम जितने भी उत्तराखंड के जो बड़े नेता हैं वो सिर्फ जो है एक मंच सभी जो है एक मंच पर जो है एकजुट हुए और सिर्फ 2027 की ओर जो है जो तैयारी है उसको लेकर जो है पूरी तैयारी जो है वो करें, क्योंकि जो स्थिति लगातार ये देखा गया और वहां पर जो शिकायतें भी आज पार्टी हाईकमान में गई उसमें कई लोगों ने यह भी सुझाव दिए कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो है गढ़वाल कुमाऊं को लेकर जो है काफी सारा विवाद जो है प्रदेश में चल रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि कुमाऊं मंडल से ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है और नेता प्रतिपक्ष भी कुमाऊं मंडल से जो है वो बनाए गए, यानी कि करण महरा और यशपाल आर्य जिस तरीके से दोनों ही कुमाऊं मंडल से आते हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से उनका विरोध जो है पार्टी के कार्यकर्ता और कई नेता जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर भी साफ हिदायत राहुल गांधी की ओर से दिया गया कि जब जो है कुमाऊं से मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो उस समय भी जो है पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो है कुमाऊं मंडल से था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस पर ज्यादा ध्यान न देकर पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो सब एकजुट रहें और तैयारी करते हुए दिखाई दें, और जो भी जो है पार्टी के खिलाफ जो बयानबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई जो है वो की जाएगी। साथ ही स्लीपर सेल टाइप के जो पार्टी के अंदर हैं उनको हटाने की भी बात जो है पार्टी के अंदर जो है वो की जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर प्रदेश के अंदर ऐसे पार्टी के अंदर कौन से ऐसे स्लीपर सेल हैं जो पार्टी के अंदर रहकर जो है भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरीके से पहले भी राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र जो है कई जगहों पर किया था, तो ऐसे में वहां पर भी इसी बात का जिक्र जो है वो किया जा रहा है कि पार्टी के अंदर कई सारे स्लीपर सेल हैं जो पार्टी में रहकर जो है अन्य पार्टियों का पक्ष जो है वो रखते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को भी चिन्हित जो है वो करना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल। कांग्रेस दूसरी बड़ी खबर अगर कांग्रेस की ही बात करें तो ऐसे में जिस तरीके से जी बोलिए जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं और हरक सिंह रावत दोनों ही वरिष्ठ नेता हैं, उनके बीच जिस तरीके की जो तकरार 2016 से जो चल रही थी, क्योंकि 2016 में जिस तरीके से हरीश रावत की सरकार को अस्थिर करने का जो काम हरक सिंह रावत के और तमाम अन्य जो पार्टी के विधायकों के द्वारा की गई थी, उसके बाद से अभी तक भी ये तकरार जो है वो लगातार चल रही है। दोनों के बीच जो है बयानबाजी जो है वो लगातार चल रही है। हरक सिंह रावत का ये मानना था कि 2022 में जिस तरीके से हरीश रावत ने एक तरफा जो है वो चुनाव प्रचार किया, सिर्फ लाल कुआं और हरिद्वार में सिर्फ अपने लोगों को टिकट दिया, अपने ही परिवार के सदस्यों को टिकट दिया, साथ ही जब प्रचार प्रसार की बारी आ रही तो सिर्फ अपने परिवार के लोगों के लिए ही प्रचार किया। बाकी अन्य नेता जो कार्यकर्ता जो चुनाव प्रचार में उतरे हुए थे या चुनाव में जो उतरे हुए थे उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रचार नहीं किया, जिसके चलते ये देखा गया कि 2022 में भी कांग्रेस को जो है मुंह की खानी पड़ी और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने 2016 का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सत्ता में होकर जो है वो मदहोश हो चुके थे, जो सब ये चाहते थे कि हमारी ही कारण, यानी कि उन्होंने साफ तौर पर हरीश रावत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2016 में जिस तरीके से सत्ता को अस्थिर करने का जो मौका था वो बहुत जरूरी था। इससे एक नजीर पेश जो है प्रदेश में हुई कि अगर कोई सत्ता में रहकर जो है मदहोश हो जाए, यानी कि साफ तौर पर उनका ये कहना था कि अपनी मनमानी करते हुए दिखाई दे, तो ऐसे में उनको सत्ता से हटाना ही अच्छा था। यानी कि उन्होंने कहा कि तमाम जितने भी हम नेता, जितने भी विधायक कांग्रेस से जिस तरीके से तोड़कर जो भाजपा में शामिल हुए, टूटकर जो भाजपा में शामिल हुए, उस समय इस तरीके की स्थिति बन गई थी क्योंकि वहां पर जो तमाम जो बड़े नेता थे या जो शीर्ष पदों पर जो नेता बैठे हुए थे वो जो है किसी भी प्रकार का कोई काम जो है वो नहीं कर रहे थे, जिसके चलते जो है हमें इस तरीके से जो है पार्टी से टूटना पड़ा और तमाम जो विधायक थे वो भाजपा में शामिल हो गए थे। यानी कि उनका ये तकरार जो है 2016 से अभी तक चल रहा है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस पूरे मामले पर जिस तरीके से पलटवार किया, उन्होंने कहा कि अगर मैं 2016 का जिक्र करूं और उसमें अगर हरक सिंह रावत को अगर माफ नहीं किया होता तो उन्हें जो है पार्टी के अंदर आने नहीं दिया होता। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो चाहते हैं कि पार्टी में जो है काफी अच्छा माहौल हो तो वो उन्होंने भी नसीहत देते हुए कहा कि वह पार्टी की कांग्रेस पार्टी में आ चुके हैं तो वह भी एक सीट को जिताकर जो है वो दिखाए। तो यानी कि कांग्रेस के अंदर ये मनमुटाव और अंदर जो अंदरूनी कला जो कांग्रेस के अंदर उत्तराखंड में चल रही है, यही वजह है कि 2014 से लेकर अभी तक जो स्थिति जो लगातार बन रही है उत्तराखंड में, कभी लोकसभा चुनाव में हार जाती है तो कभी विधानसभा चुनाव में, यानी कि अभी भी सत्ता से 10 सालों से बाहर है। लोकसभा चुनाव में 500 सीटें जो है जिस तरीके से भाजपा जीती, तो इसी तरीके का मनमुटाव जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, इसी का नतीजा है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी की ओर से जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है नसीहत देनी पड़ी।
तीसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मौसम लगातार उत्तराखंड में करवट बदल रहा है और प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी बारिश की संभावनाएं जो है वो जताई गई है, क्योंकि लगातार प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जो है वो लगातार हो रही है। और ऐसे में प्रदेश में आज येलो अलर्ट जो है कई जगहों पर जारी किया गया है। उसमें उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, पौड़ी और साथ ही साथ जिस तरीके से नैनीताल, पिथौरागढ़ इन जगहों पर जो है हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं जो है वो जताई गई है। मौसम विभाग का मानना है कि प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और साथ ही साथ शाम के समय पर 30 से 40 घंटे प्रति घंटे की रफ्तार से जिस तरीके से तेज हवाएं जो है वो चलेगी, जिससे जो है सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। खासतौर पर जो चारधाम यात्रा जो चल रही है, ऐसे में चारधाम रूट पर जो यात्री, जो श्रद्धालु जो जा रहे हैं, उनको साफ तौर पर अलर्ट रहने के दिशा निर्देश जो है दिए गए हैं। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग से लेकर तमाम जो प्रशासनिक विभाग हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि हमने जो है नेक पॉइंट को पूरी तरीके से चिन्हित जो है वो किए गए हैं। कहीं पर कोई दिक्कतें अगर रास्तों में हो रही है तो ऐसे में श्रद्धालुओं को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर जाने को लेकर जो है हिदायत जो है वो दी जा रही है, यानी कि साफ तौर पर अलर्ट के मोड पर जो है पूरा तमाम प्रशासन जो है वो जुटा हुआ है। चौथी बड़ी खबर की अगर बात की जाए चारुल, जिस तरीके से जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं उसको लेकर अभी भी उत्तराखंड में स्थिति जो है वो साफ होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि जिस तरीके से त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर 6 महीने पहले जो है प्रशासकों को जो है वो बिठाया गया था, और ऐसे में अभी भी जो है पंचायत चुनाव में संवैधानिक संकट जो है वो गहराया हुआ है, क्योंकि अभी तक जो है सरकार ने मंशा साफ नहीं कर पाई कि कब तक जो है वो चुनाव हो पाएंगे। हालांकि इसको लेकर विपक्ष भी अब सवाल जो है वो उठा रहा है। उनका ये मानना है कि सरकार नहीं चाहती है कि अभी जो है पंचायती चुनाव हो, क्योंकि वो चाहती है कि साल के अंतिम तक जो है ये चुनाव को खींचना चाहती है और उसके साल के अंतिम में जो है पंचायती चुनाव जो है वो करवाना चाहती है, जिसके चलते जो है इस तरीके की लापरवाही जो है सरकार कर रही है। और जिस तरीके से उनका ये भी मानना है कि पंचायती राज विभाग की ओर से जिस तरीके से संशोधन विधेयक को जिस तरीके से राजभवन में भेजा गया था अध्यादेश को, उसको राजभवन ने जो है अस्वीकार किया है। और अब जो उनके सामने जो संकट है कि क्या जो है वो अध्यादेश जो है वो पास किया जाएगा, क्योंकि 2016 में जिस तरीके से जो अध्यादेश लाया गया था उसको 2021 में राजभवन से तो मंजूरी मिल गई थी, लेकिन विधानसभा में इस अध्यादेश को जो है वो पारित नहीं हो पाया था। जिसके बाद अध्यादेश पारित नहीं होता है कि दोबारा से जिस तरीके से प्रशासकों को जो है त्रिस्तरीय पंचायतों में जो है बैठाया जाए, तो ऐसे में कई सारी चुनौती जो है वो सरकार के सामने है। अब देखना ये होगा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो है सरकार कब तक जो है अपनी मंशा जो है वो साफ करती है और कब जो है उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है वो होते हैं। जी ठीक है, हमारे साथ संजीव भी जुड़े हुए हैं पुंछ से। संजीव, पुंछ में आज क्या खास? जी चारू, मैं आपको बताता चलूं कि आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर श्री प्रधानमंत्री जी भी हैं, और उसके साथ साथ बात करूं तो सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे भारतीय सेना हो, सीआरपीएफ की तरफ से, और उसके साथ साथ सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। और मौसम की बात करें तो मौसम भी इस समय गर्म है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का इलाका है। मौसम यहाँ पर सर्द पाया जाता है, लेकिन 2 दिन से लगातार धूप की वजह से संजीव, अगर हम बात करें पुंछ की तो क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री देने वाले हैं वो पूरे प्रदेश के लिए रहेगी। वंदे भारत का इस्तेमाल तमाम जो तीर्थयात्री वहां पर आएंगे तो वो करेंगे ही, लेकिन स्थानीय लोग भी करेंगे। उनमें कैसा उत्साह है आज को लेकर? जी, ऑपरेशन संदूर के बाद जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिला पुंछ की बात करें तो यहाँ पर अमित शाह का भी दौरा हुआ है। उसके बाद आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी जो कटरा के दौरे पर हैं, तो पुंछ में तो एक जो लोगों का नुकसान हुआ था उनके घर वालों को एक एक नौकरी भी मिली है, जिसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बड़ा ऐलान कर सकते हैं लोगों के लिए। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। मैं उपेंद्र आपके पास आती हूँ। हम बात कर रहे हैं सरकार की चुनौतियों की। चुनौतियों में कई सारी चुनौतियां हैं, चाहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात कर लें, लेकिन अभी जिस तरह हम देख रहे हैं कि चारधाम यात्रा जो है वो चल रही है,
मौसम एक बड़ी चुनौती बन सकता है ऐसे में, क्योंकि अब इससे बस कुछ ही समय, क्योंकि आप केदारनाथ की बात करें, ऊपरी इलाकों में तो हल्की हल्की बारिश होती रहती है, लेकिन प्रॉपर मानसून जो आता है वो पिछली बार आपको याद होगा केदारनाथ में किस तरह से स्थिति जो थी वो थोड़ी सी बिगड़ गई थी, बीच में यात्रा भी रोकनी पड़ी थी। मौसम हर बार एक चैलेंज होता है। इस बार क्या खास तैयारियां सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से की गई हैं ताकि तीर्थयात्री कहीं फंसे नहीं, कोई असुविधा उन्हें ना हो? देखिए चारुल, जिस तरीके से जो चारधाम यात्रा है वो उत्तराखंड की एक रीढ़ मानी जाती है आर्थिकी के तौर पर, और इसको लेकर जो है तमाम इंतजामात जो है वो सरकार की ओर से पहले ही जो है वो किए जाते हैं। और हर साल जिस तरीके से जब चारधाम यात्रा शुरू होती है तो उससे पहले ही मुख्यमंत्री हो या तमाम जो शासन स्तर पर जो है उसकी मॉनिटरिंग और इसको लेकर जो है बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो जाता है। और अभी भी स्थिति जो है इसी तरीके की है। हालांकि चारधाम यात्रा जो है पूरी सुव्यवस्थित तरीके से जो फिलहाल जो है वो चल रही है, और जिस तरीके से मानसून भी अब दस्तक देना जो है वो शुरू कर दिया है। हालांकि 12 जून के बाद जो है उत्तराखंड में मानसून आने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है, लेकिन उससे पहले ही जिस तरीके से जो अप्रैल और मई का महीना था उसमें भी 60% से ज्यादा इस बार जो है वो बारिश देखने को मिली। तो ऐसे में काफी बड़ी चुनौती जो है शुरू से जो है सरकार के सामने है, प्रशासन के सामने जो है वो बनी हुई है। और अभी अगर स्थिति देखी जाए तो ऐसे में तमाम जो अलर्टनेस जो है मौसम विभाग की ओर से जो है वो पहले ही किया जा रहा है, ताकि जो यात्रियों को जो है अलर्ट जो है वो किया जाए। साथ ही साथ वेदर कास्ट देखने के बाद जो है यात्रियों को जो है आगे भेजा जा रहा है। इन तमाम चीज़ों की जो व्यवस्था है पहले ही प्रशासन की ओर से जो है वो की गई है। साथ ही साथ जिस तरीके से जो ऐसे नेक पॉइंट है, क्योंकि उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति बरसात के समय रहती है उसमें ही देखा जाता है कि जब काफ़ी तेज बारिश होती है तो भूस्खलन की स्थिति सबसे ज़्यादा हो जाती है। खासतौर पर जो चारधाम रूट वाले जो इलाके हैं, जो क्षेत्र हैं, चाहे वो बद्रीनाथ हाईवे की बात की जाए, गंगोत्री हाईवे या यमुनोत्री हाईवे की बात की जाए या केदारनाथ हाईवे की बात की जाए, इन जगहों पर ऐसे ऐसे नेक पॉइंट है जहां पर ज्यादातर भूस्खलन की स्थिति जो है और पत्थर गिरने की संभावनाएं जो है वो ज्यादातर बनी हुई रहती है। तो ऐसे नेक पॉइंट को पहले ही प्रशासन की ओर से जो है वो चिन्हित किए गए हैं। साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से पहले ही ये कहा गया है कि अगर कहीं पर कोई दिक्कतें अगर होती है, भूस्खलन की स्थिति बन रही है, तो उससे पहले ही यात्रियों को जो है वो रोका जाए, उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए। साथ ही जो यात्रा मार्ग है उसको जो है जल्द से जल्द खोलने की व्यवस्था जो है वो की जाए। उसको लेकर पॉकलैंड मशीनें, जेसीबी मशीनें, मजदूरों की व्यवस्था जो है पीडब्ल्यूडी बीआरओ की टीमों के द्वारा जो है वो की गई है। साथ ही अगर कोई दिक्कतें अगर होती है तो उसके लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी पूरी तरीके से जो है अलर्ट मोड पर हैं। और साथ ही साथ जो नदी किनारे जो रहने वाले जो लोग हैं उनको भी अलर्ट पर जो है वो रखा गया। यानी कि ये कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा को लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी जो है वो सरकार की ओर से जो है वो की गई है और सुचारू रूप से जो है वो यात्रा चल रही है। अगर अभी की अगर बात की जाए तो लगभग 20 लाख के करीब जो है वो यात्री दर्शन करके जो है वो लौट चुके हैं और लगभग 40 लाख के करीब जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो चारधाम यात्रा को लेकर हो चुके हैं। जिस तरीके से 8 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने अकेले केदारनाथ में जो है वो दर्शन करके लौट चुके हैं। और जिस तरीके से इस बार ये देखा गया है कि 200 करोड़ का कारोबार जिस तरीके से अकेले केदारनाथ से जिस तरीके से हुआ है, यानी कि रेवेन्यू जिस तरीके से जो है केदारनाथ से जिस तरीके से हुआ है, 100 करोड़ का रेवेन्यू जिस तरीके से होटल व्यवसाय से सरकार को मिला है, उसके साथ ही जो 50 करोड़ के करीब जो है जिस तरीके से हेली सेवा के माध्यम से जिस तरीके से अन्य जो धामों की ओर से जो रेवेन्यू मिलता है उसमें जो है कई सारे रेवेन्यू जो है वो सरकार को मिला। यानी कि ये कह सकते हैं कि जिस तरीके का लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है, सरकार का ये मानना है कि इस बार जो है 60 लाख के करीब जो है वो श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो पहुंचेगी, क्योंकि पिछले साल 48 लाख के करीब जो है वो संख्या पहुंची थी। उससे पहले 56 लाख के करीब श्रद्धालुओं की संख्या पहुंची थी। सवाल और बनता है, जिस दौरान जो श्रद्धालु तीर्थयात्री जो होते हैं जब वो लोग चारधाम यात्रा पे आते हैं तो सबसे बड़ी शिकायत होती है कि ओवर प्राइसिंग वहां पे जो लोग हैं वो करते हैं। हर चीज में ओवर प्राइसिंग होती है, पानी की बॉटल्स के रेट बढ़ा दिए जाते हैं। हेलीकॉप्टर्स की टिकट का आपको याद होगा पिछली बार कई ऐसी जगह पर कई ऐसे लोगों को पकड़ा गया था जो कि फर्जी टिकट्स बेचने का काम कर रहे थे। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए, ताकि ऐसा फ्रॉड ना हो ऑनलाइन के माध्यम से और साथ ही ओवर प्राइसिंग की शिकायत ना हो, इसके लिए सरकार कोई गाइडलाइंस बनाने का कुछ विचार कर रही हो या फिर प्रशासन को कुछ आदेश दिए गए हो? क्योंकि ओवर प्राइसिंग की समस्या से हर तीर्थयात्री जूझता है जो भी उत्तराखंड जाता है, खासकर चारधाम यात्रा पर। देखिए
दो चीजें इसमें जो है वो खास देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से अगर हेली सेवा की अगर बात की जाए तो उसको लेकर पहले ही जो हेली कंपनियां हैं उनसे जो है किराया जो है तय हो जाता है और उसकी एक रेट लिस्ट जो है पहले ही जो है वो तय की जाती है कि केदारनाथ से जो तीन जो वहाँ पर सिरसी, फाटा, इन जगहों से जिस तरीके से जो हेली सेवाएं जो केदारनाथ के लिए जो रवाना होती हैं उनमें जो है किराया पहले ही तय किया जाता है कि किस तरीके से जो है यात्रियों से किराया लिया जाएगा और किस तरीके से जो है जो चक्कर जिस तरीके से हेली सेवा के जो हेलीकॉप्टर के जो लगते हैं उनसे जो है पहले ही किराया तय हो जाते हैं। तो उसमें किसी प्रकार की ये नहीं कह सकते कि जो है ज़्यादा लिया जाता है या कम लिया जाता है, क्योंकि सरकार पहले ही ये तय कर देती है और हेली कंपनियों के साथ जिस तरीके से जो साइन हुआ रहता है उसमें जो है किराया तय रहता है। लेकिन दूसरा जिस तरीके से जो साइबर ठगी हेली सेवा के नाम पर जिस तरीके से होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो नुकसान यात्रियों को होता है, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा कि साइबर ठगी के कई सारे लोग जो हैं इसमें शिकार हो जाते हैं। तो इसको देखते हुए सरकार ने पहले ही जिस तरीके से विज्ञापन जो है वो जारी किया है, तमाम जगहों पर जिस तरीके से जागरूकता अभियान चलाया है, साथ ही साथ जिस तरीके से पहले ही तमाम समाचार पत्रों से लेकर तमाम विभागों में जिस तरीके से जो वेबसाइट जो होती है सरकार की, उसी वेबसाइट के जरिए जो है सभी को ये कहा गया है कि हेली की अगर बुकिंग करनी है तो इसी वेबसाइट से जो है हेली की बुकिंग जो है वो कर सकते हैं। कोई अन्य वेबसाइट जो है वो जारी नहीं की गई, क्योंकि ये देखा गया है, पिछले साल भी हमने देखा और हर साल हम ये देखते हैं कि हेली सेवा के माध्यम से जो है कई सारी साइबर ठगी का शिकार जो है श्रद्धालु हो जाते हैं। तो वो जो है उसमें उसको लेकर जो है पहले ही वेबसाइट जो सरकार की ओर से तय की गई है। दूसरा जिस तरीके से जो ओवर रेटिंग की जो बात आपकी ओर से जो की गई है उसमें भी सरकार ने जिस तरीके से मानक तय किए हैं कि कोई भी ओवर रेटिंग जो है वो नहीं की जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि जब आप केदारनाथ में जब जाएंगे और उसके साथ जब यमुनोत्री वाले क्षेत्र में जब जाएंगे तो वहां पर जिस तरीके से जो पैदल मार्ग है और उसके बाद जो वहां से जो घोड़े खच्चर यह हो या डंडी कंडी के माध्यम से जिस तरीके से माल को केदारनाथ में पहुंचाया जाता है या हेली सेवा के माध्यम से जिस तरीके से सामानों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है वो वहां पर 20 किलोमीटर दूरी पर जो है जिस तरीके से पहुंचाया जाता है और वहां पर जिस तरीके की व्यवस्थाएं वो की जाती है, क्योंकि वहां पर यह स्थिति हो जाती है कि भारी बर्फबारी के चलते जो है पानी जम जाता है, कई सारी दिक्कतों का सामना जो है वहां पर करना पड़ता है। साथ ही खाने की जो समस्याएं हो जाती है उसको लेकर जो है कई सारे दुकानदार जिस तरीके से वहां पर अपनी जो व्यवस्थाएं खाने पीने की जो करते हैं तो उनका जो किराया भाड़ा इन तमाम सारी चीजों को देखने के बाद जो है उस पर जो है वो पानी जो है पानी हो या तमाम जो अन्य खाद्य सामग्री है उसका रेट जो है वो तय किया जाता है। तो इसमें जो है कई लोगों का अलग अलग मत जरूर रहता है कि काफी ओवर रेटिंग जो है वो की जाती है, लेकिन उसमें उसके पीछे का जो रीजन होता है कि जो घोड़े खच्चर के जो किराया भाड़ा है और साथ ही साथ जो डंडी कंडी के माध्यम से या हेली सेवा के माध्यम से जो वहां पर खाद्य सामग्री जो पहुंचाई जाती है उसके भाड़े को जोड़कर जो है कई सारे दुकानदार जो है उसमें ओवर रेटिंग करते हैं। लेकिन ये जरूर है कि कई अन्य जगहों पर जो चाहे जो अलग अलग पड़ावों पर जो चारधाम यात्रा के अगर उन जगहों पर भी ओवर रेटिंग अगर हो रही है तो उसको लेकर लगातार सरकार की ओर से हिदायत जो है तमाम बिल्कुल, देखिए जो तीर्थयात्री आते हैं वो श्रद्धा से लबालब होते हैं, श्रद्धा से भरपूर होते हैं, लेकिन ऐसे में जब उन्हें इस तरह की समस्याएं होती हैं तो वो थोड़ा सा उनके मन में एक खट्टापन ले आता है। संजीव हमारे साथ हैं। संजीव, पुंछ में अगर हम देखें तो जिस दौरान भारत पाकिस्तान का तनाव हो रहा था तो स्थिति वहां पर ठीक नहीं थी, लोगों के मन में एक डर सा बैठ गया था। अब स्थिति सुधर गई है, अब लोगों का वहां पर क्या कुछ कहना है, स्थिति सामान्य जीवन की ओर जब बढ़ने लगी है? चारों तरफ ये जम्मू कश्मीर का सीमावर्ती जिला पुंछ है। जब बच्चा ने पाकिस्तान को जोड़ दिया तो और पाकिस्तान में बखराखपुर में आकर जो आम नागरिकों के घरों को निशाना बनाया और जिसकी भी कार्रवाई में हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कई चुकी उनको नुकसान पहुंचाया। जो बताता है कि उसके बाद जो पुलिस अब एक्शन में आई है, जो ODW पाकिस्तान के जो आतंकियों की मदद करते हैं, जिनको खाना पीना मुहैया कराते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी जो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ।